हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिरवा क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बर्ड ज्योग्राफी का हमारा सेट 2। इससे पहले हम लोग इसका सेट 1 डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसका हम लोग सेट 1 डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप जाके वीडियो देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इससे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के जो है MCQs क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के MCQs क्वेश्चन कर चुके थे। वो भी वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है आपके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां जाके आप ये वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि क्वेश्चन वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए जो हम लोग पढ़ाते हैं, उससे यदि आपको PDF चाहिए तो आप तिरवा क्लासेस हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करिए, वहाँ आपको उसकी PDF मिल जानी है। तो चलिए बिना देर के बाद शुरू करते हैं। और देखिए, यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके देखें, क्योंकि यदि आप वो वीडियो देखेंगे तो ये भी आपकी वीडियो ज़्यादा जल्दी में समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, हम लोग पिछले सेट में 26 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, 26 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और अब आगे देखते हैं फरक्का बैरेज भारत और किसके बीच का विवाद का कारण बना हुआ है। तो फरक्का बैरेज है ये भारत और बांग्लादेश है, इसके बीच विवाद का कारण बना हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ए इसका सही आंसर होगा, बांग्लादेश और भारत। फरक्का बैरेज बना किस पे है? तो ये हुगली नदी पे बना हुआ है। ठीक है, हुगली नदी पे ये बना हुआ है। और हुगली नदी किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी नहीं कह सकते, इसको हम लोग शाखा कहेंगे। ठीक है, शाखा कहेंगे। तो ये गंगा की शाखा है। ठीक है, गंगा की शाखा है। सहायक नदी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये गंगा में सम्मिलित नहीं होती है, बल्कि गंगा से एक शाखा उसकी मतलब एक निकलती है। ठीक है, गंगा से ही निकलती है हुगली नदी, गंगा से हुगली नदी निकलती है, तो इसको हम लोग शाखा कहेंगे, ना कि सहायक नदी। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? बी इसका सही आंसर होगा। ए इसका सही, बांग्लादेश। फरक्का बैरेज भारत और बांग्लादेश का सही आंसर होगा। और फरक्का बैरेज बना कब था? तो ये 1975 में बना था। ठीक है, 1975 में ये बना था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान का नाम क्या है? तो टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका, व्हाट इज द नेम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंपास। ए इसका सही आंसर है। पंपास जो है ये शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं कि कौन से घास मैदान है, कहाँ पे इनका नाम, किस जगह पे, कहाँ पे क्या बोला जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं पेरिस की। तो ये कहाँ? तो नॉर्थ अमेरिका में इसका ना, जो नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान, इनको पेरिस कहा जाता है। और ये नॉर्थ अमेरिका के किस स्थान पे? तो रॉकी पर्वत जो है, नॉर्थ अमेरिका का जो है रॉकी पर्वत, इसके आसपास का इलाका जो है, यहाँ पे ये जो पाई जाती हैं घासें। वेल्ड ये कहाँ पाई जाती है? ये अफ्रीका में। सवाना ये भी अफ्रीकन है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा ए, पंपास। ठीक है, पंपास। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। देखिए, अब कुछ घास के मैदान हैं और उनके क्षेत्र क्या क्या हैं इसके बारे में, जैसे पुस्ताजीज, हंगरी और उसके आसपास के क्षेत्र के घास के मैदान। प्रेरी उत्तरी अमेरिका और रॉकीज जो पर्वत है उसके आसपास का इलाका। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे। बुशवेल्ड उत्तरी दक्षिण अफ्रीका। उच्च वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका आप कहेंगे इसको। ठीक है, काट दीजिए। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और मरे डार्लिंग बेसिन। कैडबरी न्यूजीलैंड। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बायोम को बेड बेस्टेड ऑफ द बर्ड के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो सही आंसर होगा हमारा ए, मध्य अक्षांश है, इसके घास के मैदान को कहा जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ द बर्ड। देखिए, यदि समझ में नहीं आया आपको, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और ये आपकी इक्वेटर 0 डिग्री लाइन, इसके बाद ऊपर कर्क रेखा, ये मकर रेखा 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री। ठीक है, इसके बाद एक रेखा और है, कौन सी भाई? 66.5 डिग्री। ठीक है,
और इधर भी हमारी एक रेखा है 66.5 तो 23 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री से ये 66 डिग्री का जो इलाका बीच में इलाका है, ठीक है, इसे कहते हैं मध्य अक्षांश के घास के मैदान जो हैं, जो मध्य अक्षांश हमारा ये कहलाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर होगा हमारा ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित आपदा सामाजिक आपदा के रूप में है। देखिए, मानव निर्मित आपदा मैन मेड क्लाइमेटिक इज सोशल क्लाइमेटी, तो सही आंसर क्या होगा हमारा। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं भूस्खलन, तो देखिए भूस्खलन ये एक प्राकृतिक है, इसके क्या कहते हैं खारे पानी का अंतर्ग्रहण, तो ये भी जो प्राकृतिक है। इसके बाद बात करते हैं ओजोन का क्रमिक ह्रास, तो ये भी एक प्राकृतिक है, ठीक है, प्रकृति से हो रहा है। इसके बाद करते हैं होम क्रिमिनेशन, घर में दाह संस्कार। देखिए जब दाह संस्कार हम लोग करते हैं तो इसमें कई प्रकार की गैसेस निकलती हैं, तो ये भी एक सामाजिक आपदा, एक सामाजिक आपदा है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सी इसका सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर होगा। देखिए हम लोग बात करते हैं जो मैन मेड प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसका जैसे हम लोग बाढ़, जो युद्ध हो गया, प्रदूषण और क्या न्यूक्लियर अटैक जो भी आपके होते हैं, हो सकते हैं, जो भी अभी तो नहीं हुए हैं, एक बार हुए हैं जापान पे, उसके अलावा अन्य जो भी होता है तो भी हमारा मैन मेड आपदा होगी, ठीक है, मानव निर्मित आपदा ही होगी। इसके अलावा जैसे हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, उसका मर गया, ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट था, जिस वाहन ने उसको बनाया, वो एक इंसान था, मरा कौन, इंसान, चलाने वाला कौन था, वो भी एक इंसान था, तो ये मानव निर्मित एक आपदा हुई। और यदि हम लोग प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक आपदा जैसे आपका क्या होगा, बाढ़, आग लगना, भूकंप, आंधी तूफान, चक्रवात, हरिकेन, ये सब आपकी क्या है, प्राकृतिक आपदाएं। एक जैसे आप ले सकते हैं सूखा, ये भी आपकी प्राकृतिक आपदा है। चलिए आगे देखते हैं, अमेजन के जंगल किस प्रकार के जंगल हैं। तो अमेजन के जंगल किस प्रकार के जंगल हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वन। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। और साउथ अमेरिका में कहाँ पे, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कौन से, अमेजन। अमेजन कहाँ पे, अगर कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के किस शहर में, किस शहर में नहीं, किस देश में, तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा। और अमेजन को ही लंग ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, संसार के फेफड़े, अमेजन को, ठीक है, ये आपका ब्राज़ील है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है अमेजन के जंगल पाए जाते हैं, ठीक है, वैसे तो पूरे में इतने में, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है, ब्राज़ील में। चलिए आगे देखें क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के तापमान वाले घास के मैदानों को कहा जाता है। तो तापमान वाले घास के मैदान कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में, तो ये कहा जाता है प्रेरीज को, टीस का सही आंसर है, प्रेरीज को कहा जाता है। और पंपास ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये साउथ अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी ये एशिया में, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सही आंसर होगा हमारा डी। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, सदाबहार वन किस में पाए जाते हैं। तो सदाबहार जो वन है ये पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के आसपास जो इलाका होता है, इनमें सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यदि हम लोग बात करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट ये कहाँ पाए, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश, इसको क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए। जो सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, इनको बारिश ज़्यादा चाहिए, यदि बारिश होगी तो ही ये एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको जहाँ मिलेंगे, जहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होगी, ज़्यादा बारिश यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट। और यहाँ पे इनको सनलाइट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जहाँ सनलाइट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 0 डिग्री के पास में है ये। आगे देखते हैं, विश्व के ताजे पानी का कितना प्रतिशत हिमनदों के रूप में संग्रहित है। तो ये है 70% के रूप में संग्रहित है। देखिए ये है 69%, ठीक है, लगभग 70% आप मान सकते हैं जो ग्लेशियर के हैं, जो ग्राउंड, ठीक है। चलिए अब आगे देखें क्वेश्चन, खेती के कुछ रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
तो खेती को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा? वह भूमि जो फसलों को उगा सकती है, वह भूमि जो फसलों को उगा सकती है वह हमारी क्या है? खेती। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है, जिसमें आपके एक तरफ बांध और झरने हैं और वो दूसरी तरफ नदियाँ। जो बांध और झरना है वे किस नदियों पे बने हुए हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं हूबर बांध। ये किस पे बना हुआ है? कोलोराडो नदी पे। ठीक है, कोलोराडो नदी पे बना हुआ। इसके बाद बात करते हैं ग्रैंड केलेली डैम। ये डैम किस पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है कोलंबिया नदी है, इस पे बना हुआ है। तो 30, इसका 4, 4 के बाद 3। इसके बाद नियाग्रा फॉल्स, ये किस पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सेंट लॉरेंस पे। ठीक है, इसके बाद 2। और बात करते हैं सेंट एंथोनी फॉल्स की, ये बना हुआ है, ठीक है, मिसिसिपी नदी पे बना हुआ है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 ये सही इसका आंसर होगा। 4 3 2 1, तो सही आंसर क्या हमारा? सी इसका सही आंसर है। सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है, एक्सपोर्टर नहीं है? ठीक है, चाय का एक्सपोर्टर। तो बात करते हैं श्रीलंका की। तो जी हाँ, ये बिल्कुल एक्सपोर्टर है। ये श्रीलंका जो है चाय का उत्पादन भी करता है, उसको एक्सपोर्ट भी करता है। इंडिया, ये भी चाय का निर्माण करता है, उसको एक्सपोर्ट करता है। केन्या, इसका हिसाब भी निर्माण होता है, एक्सपोर्ट होता है। लेकिन जो यूनाइटेड किंगडम है ये ना ही एक्सपोर्ट करता है ना ही इंपोर्ट करता है। सॉरी, ये इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर होगा। यूनाइटेड किंगडम, सॉरी अमेरिका नहीं, इसको यूनाइटेड किंगडम बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका भी हमारा जो है ये भी एक इम्पोर्टर देश है। ठीक है, चाय ये भी मंगाता है। आपको याद हो जो भारत में जो अंग्रेज आए थे तो उनमें सबसे ज़्यादा पैसा किस में कमाया था? तो चाय में ही कमाया था। वो चाय का जो है नहीं छोड़ना चाहते थे। भारत में चाय का जो इम्पोर्ट जो है उत्पाद जो सॉरी आप ये कह सकते हैं ट्रेड, आप ट्रेड कहें तो चाय का जो ट्रेड नहीं छोड़ना नहीं चाहते थे। तो ये सबसे पहले नंबर पे कौन है? नंबर 1 पे एक्सपोर्टिंग के मामले तो सबसे पहले नंबर 1 पे चाइना। इसके बाद है इंडिया के बाद है श्रीलंका के बाद है केन्या और केन्या के बाद है पोलैंड। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। केप केना वेल्स किस स्थान में शटल को लॉन्च किया गया है? के तट पे स्थित है? तो ये स्थित है फ्लोरिडा के तट पे। ठीक है, ए इसका सही आंसर है फ्लोरिडा। चलिए आगे क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलान करना है। तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये चीन जो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। इसके बाद मक्का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। रबड़ ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है थाईलैंड। और इसके बाद बात करते हैं गन्ना, तो ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ब्राज़ील। तो 3 4 2 1 सही आंसर देखते हैं। 3 4 2 1, तो सही आंसर हमारा सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है? तो सही आंसर होगा हमारा भूमध्य सागर। इसके जो आसपास के इलाके हैं वो शराब और शैंपेन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ की जो शराब और शैंपेन उत्तम क्वालिटी की मानी जाती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सी इसका सही आंसर होगा। और यदि शैंपेन और शराब की प्रॉपर देश की बात करते हैं तो वह फ्रांस। यहाँ की शराब और शैंपेन जो है विश्व प्रसिद्ध है। और यदि हम लोग बात करते हैं भूमध्य सागर की, तो यहीं से आपके आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ आते हैं जो भारत में सर्दियों में बारिश करते हैं। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के माध्यम से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? मतलब देखिए, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री, और ये मकर रेखा ये भी 23.5 डिग्री, ये नीचे और ये ऊपर। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? ये भारत से गुजरती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इन तीनों जो लाइनें किस महाद्वीप से वो गुजरती हैं? सही आंसर क्या होगा हमारा? अफ्रीका। हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने सेट 1 किया था उसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो यदि आपने सेट 1 यदि आपने क्लास अटेंड की हो तो आप इसका आंसर दे पाते, और यदि आपने नहीं की है तो शायद आप नहीं दे पाते। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, और यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए ये आपकी 0 डिग्री, इसके बाद 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, और ये 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है, ठीक है। और यदि हम लोग बात करते हैं इक्वेटर से, यानी 0 डिग्री है, यहाँ पे कौन सी नदी है वो 2 बार काटती है, तो कॉन्गो नदी, और मकर रेखा को कौन काटती है 2 बार? नदी लिम्पोपो। और ये बात करते हैं कर्क रेखा की, तो भारत में नदी काटती है, उसका नाम क्या है? माही नदी। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की खेती है जिसमें फसल उगाने के साथ साथ पशुधन उगाना भी शामिल है? तो देखिए, ऐसी खेती जहाँ पे एक के साथ अधिक फसलें की जाएं, ठीक है, तो उसका सही आंसर, तो वहाँ पे मिश्रित फार्मिंग होती है, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर होगा। देखिए, दूध उत्पादन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है खेती भी की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे खेती भी की जा रही है, तो इसलिए दूध उत्पादन नहीं होगा। डाई फार्मिंग तो हो नहीं सकती है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है पशुधन का उत्पादन हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? तो सबसे कम भूभाग किस महाद्वीप का है? तो वह ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा किसका है? एशिया का। एशिया का भूभाग सबसे ज़्यादा है। देखिए, सबसे ज़्यादा भूभाग किसका है? एशिया का। देखिए, आपको किलोमीटर, ये आपको आंकड़े याद नहीं रखने हैं, यदि आपको याद रख सकते हैं तो आपको लैंड मास याद रख लें कितने प्रतिशत है, तो ये 29.32%। एशिया के बाद आता है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है साउथ अमेरिका, अमेरिका साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तटवर्ती पवन का विकास किसमें होता है? तो जो ऑनशोर ब्रीज है, इसका डेवलपमेंट किसमें होता है? तो दिन में होता है, दिन में इसका विकास होता है। इसमें सही आंसर क्या हमारा? ए, दिन में इसका विकास होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम जैव विविधता है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता इनमें से किसकी होगी? तो होगी ट्रॉपिकल रीजन की, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी जैव विविधता होगी। रेगिस्तान में नहीं होगी, ना ही नदियों में होगी, ना ही ध्रुवीय क्षेत्रों में होगी। सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता होगी वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यहाँ पे ज़्यादा वन पाए जाएंगे, ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, ज़्यादा स्पीसीज पाई जाएंगी सभी प्रकार की, और एवरग्रीन होगा ये। देखिए, तो ये है आपका ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं मौसम के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदलती हैं? तो मौसम के साथ परिवर्तन जो होता है उसमें जो दिशा अपनी बदल लेती है मौसम के साथ, तो वो होती है मानसूनी पवनें। 20 का सही आंसर है, मानसूनी पवनें होती हैं, ये हवाएं जो दिशा अपनी बदल लेती हैं, ये सीजनल हवाएं होती हैं, ठीक है, ये सीजनल हवाएं होती हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, डैश रंग बनावट, रासायनिक गुण, खनिज सामग्री और मिट्टी के पारंगतता निर्धारित करता है? तो निर्धारित कौन करता है? तो ये निर्धारित करता है पेरेंट रॉक, ठीक है, ये निर्धारित करता है। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बारिश होती है? तो कौन से जो क्षेत्र है इनमें से कौन सा क्षेत्र है जिसमें पूरे साल बारिश होती रहती है? तो वो है इक्वेटर का इलाका, ठीक है, इक्वेटर का भूमध्य रेखीय 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री के आसपास जो भी क्षेत्र है यहाँ पे बारिश होती रहती है, यहाँ पे दिन में एक बार बारिश होना तय है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन, कोको के उत्पादन में शीर्ष रहने वाला स्थान है, शीर्ष रहने वाला जो देश है इसका कौन सा नाम है इसका? कोको के उत्पादन में। तो सही आंसर हमारा क्या है? तो सही आंसर है सी, आइवरी कोस्ट। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो वह घना, दूसरे नंबर पे घना है, नंबर 1 पे आइवरी कोस्ट। सही आंसर क्या होगा हमारा? सी इसका सही आंसर होगा। कोको के उत्पादन में शीर्ष पे रहने वाला देश है आइवरी कोस्ट। क्वेश्चन, आर्द्रता मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आर्द्रता मापने के लिए निम्न से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह सीलिंग साइकोमीटर, सीलिंग साइकोमीटर, सी इसका आंसर है, सीलिंग साइकोमीटर। और यदि हम लोग बात करते हैं काटा थर्मोमीटर की, इसका किस लिए इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एयर करंट नापने के लिए, ठीक है। और यदि बात करते हैं एमिनोमीटर, इसका उपयोग किया जाता है विंड स्पीड मापने के लिए। और इसके अलावा यदि बात करते हैं मेडिकल थर्मामीटर, तो ये आपको पता है ये टेम्परेचर, मानव का जो टेम्परेचर इसको मापने के लिए किया जाता है। और इनमें से एक महत्वपूर्ण और है हाइड्रोमीटर, ठीक
ठीक है। हाइड्रोमीटर, इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो ये हाइड्रोमीटर ह्यूमिडिटी के लिए उपयोग किया जाता है, आर्द्रता मापने के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। संक्षेपण का एक रूप जो दृश्यता को कम करता है और सांस लेने में समस्या पैदा करता है वह है स्मोक फॉग। स्मोक फॉग है ये इसका सही आंसर है। और यहाँ पे बात करते हैं सॉरी ड्यूओस की। तो ये क्या होता है? इसमें टेम्परेचर नीचे जाता है, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी नीचे होता है। और पाला, ये इसमें क्या होता है? टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। और कोयला आपको पता है सर्दियों में आपके सामने होता होगा, कुछ दिखता नहीं, एकदम धुआं धुआं। ध्रुवीय क्षेत्रों की वजह से काफ़ी आबादी है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? अनुपयुक्त जलवायु स्थिति। तो आज के लिए कुछ जो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।